बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, अब जश्न आज़ादी में सिर्फ एक रोज़ बाकी रह गया है और इसी की मुनासबत से हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी है। हमने हर मौजू पर बात की है, चाहे वो कौमी हीरोज़ हों, चाहे कौम की काबिल फ़ख्र माएँ और बहनें हैं, हमने उनसे भी आपको मिलवाया। मुआशी और सनती तरक्की के सफ़र पर भी हमने नज़र डाली और आज हम उन 74 सालों में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर बात करेंगे। क़याम पाकिस्तान के बाद से क़ायद-ए-आज़म ने जो खारजा पॉलिसी का विजन पेश किया और उसका मरकज़ी नुक़्ता अमन था, जो किसी न किसी सूरत में आज भी तसलसल से हमारी खारजा पॉलिसी का अहम जुज़ है। पाकिस्तान सबके साथ अमन से रहना चाहता है और दीगर तनाज़ात में भी अमन के लिए अपना किरदार अदा करता रहा है। लेकिन ऐसे वक्त में जब एक बार फिर जंग हमारे दहाने पर खड़ी है, हमारे पड़ोस अफ़गानिस्तान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, अफ़गान हुकूमत से हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तालिबान हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है और अमरीका हमें इतनी अहमियत नहीं दे रहा। ऐसे वक्त में किसी किस्म की भी खारजा पॉलिसी का तकाजा, इसी बात का तकाजा किया जा रहा है। लेकिन पहले मुख्तलिफ अदवार में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी कैसी रही, उस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर आज की सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। आज हमारी खारजा पॉलिसी कहाँ खड़ी है, इस पर हमें कितना काम करने की ज़रूरत है, जो प्रेशर हम पर आ रहा है अमेरिका की जानिब से और जो इल्ज़ामात लग रहे हैं अफ़गानिस्तान की जानिब से, इसको किस तरह से टेकअप करने की ज़रूरत है, इसी पे बात करेंगे। हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करें इस ट्रांसमिशन में। रसूल बख्श रईस साहब हमें ज्वाइन करें, सीनियर तज़कियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अली सरवर नकवी साहब साबिक़ सफ़ीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों हज़रात का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी और अली सरवर नकवी साहब आपसे गुफ्तगू आगाज़ करूँगी। जो सूरत हाल अभी दरपेश है पाकिस्तान को, एक जानिब अफगानिस्तान में जो सूरत हाल है खाना जंगी की, ज़ाहिर है इसका असर पाकिस्तान पर ही पड़ेगा। पाकिस्तान पर दबाव है अमेरिका का कि हम मुआहिदा किया जाए। पाकिस्तान ये वाज़ेह कर रहा है कि तालिबान ये चाहते हैं कि जब तक सदर हैं अशरफ गनी, जब तक ये बात या मुज़ाकरात नहीं हो सकते हैं। जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी होनी चाहिए थी, आपके ख्याल में वो है या इस पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है? देखिए, पहले तो मैं ये बताऊं कि पाकिस्तान चूंकि एक ऐसे मुकाम पे वाक़े है और जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो ऐसी है कि हर वक्त हर ज़माने में पाकिस्तान को बड़े चैलेंजेस होते रहते हैं और ये चैलेंजेस फेस करने की ज़रूरत होती है। अब जहाँ तक अफ़गानिस्तान का सवाल है, आपने बहुत सी बातें बताई हैं तारीख़ी, वो दुरुस्त हैं। उसके अलावा इस वक्त मौजूदा हालात अफ़गानिस्तान के मामले पे ज़्यादा फोकस है, तो वो उस सूरत अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में के मद में जो बात होगी वो ये कि अव्वल तो पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है बड़े ज़माने से कि अफ़गान अमन और इस्तेहकाम अफ़गानियों का ही लाया जा सकता है, यानी अफ़गान ओन्ड और अफ़गान लेड पीस प्रोसेस। तो वो हमारा मौक़िफ़ अभी भी वही है और वही हमें रखना चाहिए। दूसरे ये कि इस वक्त जो पाकिस्तान के ऊपर मुख्तलिफ प्रेशर्स का दबाव आ रहा है, एक तो तालिबान की कामयाबी की वजह से पाकिस्तान पे उसका इल्ज़ाम आ रहा है कि पाकिस्तान शायद तालिबान को की हिमायत कर रहा है, जो कि गलत है। पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा। दूसरे ये कि अमेरिका जो है वो अपनी गलतियों को पाकिस्तान के ऊपर सौंपना चाह रहा है और सारा कसूर पाकिस्तान को ठहराना चाह रहा है, वो भी गलत है। तो मैं समझता हूँ कि और फिर सलामती काउंसिल में जो बातचीत हुई है उसमें पाकिस्तान पे बहुत इल्ज़ामात लगाए गए, लेकिन बावजूद इन सब बातों के ये सब दुनिया का खेल बैनुल अक़वामी सियासत का होता रहता है। हमें अपना मौक़िफ़ कायम रखना चाहिए और तालिबान अगर आते हैं तो हमें उनसे भी कहना चाहिए कि सारे फरीक अफ़गानिस्तान के वो सब शामिल हों और एक ऐसा सिस्टम या एक इंतज़ाम कायम करें जिसमें सब लोगों का शेयर हो और अमन आ जाए। सही पॉइंट टेकन सर। रईस साहब,
पेंटागन की जानिब से जिस तरह की बात की गई कि पाक अफगान बॉर्डर पर जो हैं वो ऐसे स्लिपर सेल्स हैं जो कि ज़ाहिर अफगानिस्तान के अमन के लिए ख़तरा हो सकते हैं। फिर अफगानिस्तान की इल्ज़ाम तराशियाँ भी अपनी जगह हैं। पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ तो वाज़ेह करता ही रहता है गाए बकाए, और बार बार दुनिया के सामने बताता रहता है कि हमने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक बहुत तवील जंग लड़ी, इसमें हमने बहुत कुर्बानियाँ दी। तो आज जो इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही हैं और जिस तरीके से नुक्ता चीनी और कहा जा रहा है कि यहाँ स्लीपिंग सेल्स हैं और यहाँ पर दहशतगर्द छुपे हैं, पाकिस्तान क्या करे? पाकिस्तान को करना क्या चाहिए? क्या ऑप्शंस क्या हैं पाकिस्तान के पास? मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की बातें इस वक्त पाकिस्तान के साथ हो रही हैं। पाकिस्तान को तो ये कहा जा रहा है कि आप अपना बॉर्डर खोल दें ताकि ये मुहाजिरीन आपकी तरफ आ सकें, और ये कहा जा रहा है कि हम दबाव डालें तालिबान पर कि वो एक ऐसे मुआहदे पर राज़ी हो जाएं जिससे कि अमेरिका ने और उसके हलीफों ने अफ़गानिस्तान में 20 साल जो सरमायाकारी की है एक रियासत, कौम, सलामती के इदारे बनाने में, वो बच सके। ये साथ साथ मीडिया के अंदर बातें हो रही हैं। मेरा भी ख्याल है कि पेंटागन से इस किस्म के इल्ज़ाम दोहराए गए हैं। ये कुछ मीडिया के कुछ हिस्से कह रहे हैं कि बैरूनी ममालिक से अफ़गानिस्तान कोई मुदाखलत हो रही है, और वो भी बड़े दबे दबे अंदाज में। असल में बात ये हो रही है इस वक्त सारे कि आखिर जो अमेरिका ने 20 साल तक 3,50,000 की फ़ौज कायम की, और कहा यह जा रहा है कि 870 अरब डॉलर खर्च किए गए अफ़गानिस्तान की तामीर नौ में और वहाँ पे इस्तेहकाम पैदा करने के लिए, तो वो कहाँ चले गए? और कैसे हुआ कि देखते ही देखते एक 24 घंटे के अंदर और 2 बड़े शहर और 2 बड़े सूबे कंधार और हेरात तालिबान के कब्जे में चले गए। बातें तो ये करने की हैं और ये हो रही हैं, ये नहीं है कि जी पाकिस्तान के अंदर से। देखिए नेटो के कितना ममालिक है और अमेरिका कितना बड़ा मुल्क है, दुनिया की सुपर पावर है, और एक वक्त भी था कि 2.25 लाख उनके फौजी वहाँ पे मौजूद थे, वो सारे हार गए। और ये जो पाकिस्तान के सरहदों के करीब या ठिकाने हैं, उनसे उन्होंने एक बहुत बड़ी जंग जीत ली। देखना यह है कि अंदर से वो निज़ाम जो कायम किया गया था, क्या वो जो तारीख़ी मिजाज है अफ़गानिस्तान का, जो मुआशरती निज़ाम है अफ़गानिस्तान का, जो वहाँ के सियासी तकाज़े हैं उनके मुताबिक था या नहीं था। जो बात मगरब में जो हो रही है, मैं वो आपको बता देता हूँ कि जो कुछ हमने किया बड़े सलीके से करने की कोशिश की, लेकिन अफ़गानिस्तान उन तमाम इस्लाहात के लिए जमहूरियत, आइन और तालीम और ये जो सब चीज़ें की हैं, उसके लिए तैयार नहीं था। और बाहर से जो निज़ाम वहाँ पे थोपा गया है, वो अवाम ने उसको पसंद नहीं किया। तो जो ही अमरीकी वहाँ से निकले, मुकम्मल तौर पर तो नहीं निकले, तो देखा कि ये अक्सर जो इलाके हैं वो बग़ैर लड़ाई के तालिबान के कब्ज़े में आए हैं कि आखिर फ़ौज ने क्यों हथियार डाले हैं, गवर्नर्स क्यों भागे हैं, क्यों मुआहदा करके भागे हैं। तो उससे पता यही चलता है कि अगर निज़ाम ऑर्गेनिकली किसी मुआशरे में ग्रो ना करे और बाहर से एक कौम और मुल्क तमीर करने की कोशिश की जाए, और उसमें जो सबसे गालिब धड़ा था, और ये भी बातें वहाँ पे ये हो रही हैं, वो बातें करें अफ़गानिस्तान के हवाले से। ये नहीं ये पुरानी बातें हो गई। जो सवाल आपने उठाया, मैं नहीं समझता कि ये जायज़ बनता है कि हम इस बारे में बातें करें। सही है, लेकिन जाहिर है ये बात जहाँ भी होगी इस पर सवाल तो सर उठेगा। ठीक है, चलें, आपका पॉइंट आया। रसूल बख्श रईस साहब, आपका पॉइंट आया। हमें ज्वाइन कर चुके हैं तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज़ चौधरी साहब, उनसे भी हम आज की तमाम तर सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सर। अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, अगर हम उस सूरत हाल पर बात करें तो अफगान हुकूमत से भी ताल्लुकात फ़िलहाल अच्छे नहीं। तालिबान हमारी बात नहीं सुनते, अमेरिका में नज़रअंदाज कर रहा है, पड़ोस में अफगानिस्तान, इसका असर अल्टीमेटम हम पर पड़ेगा। तो हम खड़े कहाँ हैं इस वक्त?
जी देखें, अफगानिस्तान में इस वक्त जो तेजी से बदलती हुई सूरत हाल है, हम उसे क्लोजली मॉनिटर भी कर रहे हैं और हमें बिगड़ती हुई वहाँ पर जो सिक्योरिटी के हालात है उस पर तशवीश है। और हम ये भी समझते हैं कि वहाँ पर जो इस वक्त अफगान पीस प्रोसेस के अंदर तातुल है वो भी इंतहाई तशवीशनाक है। लेकिन पाकिस्तान देखें, जब पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने हमेशा ये कहा पूरी दुनिया को कि अफगानिस्तान के मसले का कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, उसका वाहिद हल पॉलिटिकल सेटलमेंट है, निगोशिएशन के लिए इंक्लूसिव, कॉम्प्रिहेंसिव एंड ब्रॉड बेस्ड पॉलिटिकल सेटलमेंट हो और एक ऐसे प्रोसेस के तहत हो जिसे अफगान खुद लीड करें और ओन करें। आज देखिए पूरी दुनिया पाकिस्तान के उस मौक़िफ़ के साथ खड़ी है। जहाँ तक बात है इस वक्त सिक्योरिटी सूरत हाल का, उस पर अगेन हम ये कहते हैं कि देखिए ये बहुत अनफॉर्चुनेट होता है जब कोई पाकिस्तान को स्केपगोट करने की कोशिश करता है। आज आपने देखा कि अमेरिका के यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के तर्जुमान की तरफ से जो बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि अफगान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनके पास कैपेबिलिटी है, उनकी तादाद तालिबान से ज़्यादा है, उनके पास एयर पावर है, उनके पास मॉडर्न वेपनरी है। तो ज़रूरत इस समझ की है कि देखा जाए कि क्यों फिर उनका मेल्ट डाउन हो रहा है, वहाँ पे जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है वो अफगानिस्तान में पीस में है। हमने पहले भी पीस के लिए काम किया एंड वील कंटिन्यू वर्किंग फॉर पीस इन अफगानिस्तान, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि देखें अफगानिस्तान के अंदर अगर बदअमनी होगी तो उसका फॉल आउट पाकिस्तान पे होता है, स्पिल ओवर इफेक्ट होता है। इसी तरह अगर वहाँ पे अमन होगा तो अफगान रेफ्यूजीज की उनके अपने मुल्क डिग्निफाइड और टाइम बाउंड मैनर में वापसी मुमकिन हो सकेगी। हमारी जो विजन है कनेक्टिविटी की, रीजनल कनेक्टिविटी की, उसमें जो हम सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, चाहे वो रेल के जरिए हो, रोड के जरिए हो, चाहे गैस पाइपलाइन हो, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन हो, तो उन सब के लिए अफगानिस्तान में अमन दरकार है। तो हम ये समझते हैं कि आज दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम करती है, हम भी काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेदारी है कि वो पीस के लिए काम करती रहे। अभी आपने देखा होगा जो दोहा के अंदर ट्रोइका प्लस की मीटिंग हुई, इंतहाई अहम फोरम है। हम उम्मीद करते हैं कि ये स्टॉल्ड अफगान पीस प्रोसेस को रिवाइव करने के लिए मददगार साबित बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जाहिद हफीज़ चौधरी साहब के ज़ाहिर पाकिस्तान तो हम के लिए तवील अरसे से काम कर रहा है, अभी भी काम कर रहा है, दुनिया को चाहिए कि इस पर काम करे, सिर्फ इल्ज़ाम तराशी से कुछ नहीं होगा। अमीर अब्बास भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर एंकर पर्सन है। अमीर, आप कहाँ देखते हैं इस वक्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को? हमारी सिमत क्या दुरुस्त है? जो सूरत हाल है अफगानिस्तान की, इतना अरसा हमने कुर्बानियाँ दी और उसके बाद भी हम इल्ज़ाम तराशी सह रहे हैं, हमें करना क्या चाहिए आपके ख्याल में? बहुत शुक्रिया सुमैया। देखें, जहाँ तक पाकिस्तान की सम का ताल्लुक है तो मेरा ख्याल है जितनी अनएम्बिगुअस तरीके से बगैर किसी इबहाम के बहुत कैटेगोरिकली, बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से, यानी माजी में भी जब हम बात करते थे तो उसके अंदर कहीं ना कहीं बाज़ इबहाम रह जाता था, या शायद जिसको वो एक पेज वाली बात थी वो शिकवा रहता था। लेकिन अभी जो सूरत हाल है इसमें एक तो हमारी सिविल मिलिट्री लीडरशिप का सिक्योरिटी डिसीजन है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन है पाकिस्तान के हवाले से। दूसरा ये कि बहुत कैटेगोरिकली हमने अपना पैगाम दुनिया तक पहुंचाया है। जैसे जाहिद साहब फरमा रहे थे, उससे पहले दोनों शख्सियात अथॉरिटी है इस मामले पर बात करने के लिए, तो सबसे बेहतर यह है कि इस दफा दुनिया कंफ्यूज नहीं है कि पाकिस्तान क्या कह रहा है। हाँ, कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की जा रही है इंडिया की तरफ से, अशरफ गनी रजीम की तरफ से, या और जो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं। अच्छा, मैं अब आपको वापस लेके जाता हूँ आज से 30-32 साल पीछे। बिल्कुल सेम सिनेरियो जैसे अमेरिका निकला अफगानिस्तान से, इसी तरह जब आज से 30 साल पहले अमेरिका निकला था अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन को तोड़ने के बाद, और बुश सीनियर जब अमेरिकी सदर थे और उनका रजीम खत्म हो रहा था और उसके बाद बिल क्लिंटन ने अमेरिका का सदर बना था, तो बुश सीनियर के सामने भी ये फाइल रखी गई थी कि दहशतगर्द मुल्क करार दिया जाए, पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाई जाए, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जाए दुनिया के अंदर। लेकिन बुश सीनियर ने उस मामले को बिल क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन पर छोड़ दिया, और उस वक्त भी पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे ही प्रोपेगेंडा था, वो भारत भी कर रहा था। उस वक्त मिस्र ने भी पाकिस्तान के खिलाफ बातें की, और मुल्कों ने भी कहा कि पाकिस्तान टेररिज्म को एक्सप्लोर करता है, पाकिस्तान में टेररिस्ट की हाइड आउट्स है। वो तो 10 साल के बाद जाके ये सारा फियास्को शुरू हुआ जो आपने देखा पिछले 15-20 साल में पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सूरत हाल थी। तो ये प्रोपेगेंडा हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ रहा है।
अच्छी बात यह है, बहुत हायर लेवल पे मैं आपको बड़ी ये रियलाइजेशन भी है कि माजी में जो हमसे गलतियां हुई उन गलतियों का एतराफ भी किया जा रहा है। उन गलतियों का एतराफ माजी में नहीं होता था। बहुत सीनियर लेवल पे पाकिस्तान में हर हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि बैकडोर ब्रीफिंग जब हमें मिलती रही, हमें खुद इस बात के ऊपर बहुत इत्मीनान महसूस हुआ कि पाकिस्तान में रियलाइजेशन है बहुत सारे पावर कॉरिडोर्स के अंदर कि माजी में जो गलतियां हुई उन गलतियों को हमने अनडू करना है, उन गलतियों को रिपीट नहीं करना। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को जिस तरह भारत या अशरफ गनी, हम्दुल्ला मुहिब या अमरुल्ला सालेह या इस पाकिस्तान को एक दफा दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ना तो कामयाब होंगे। अच्छा आप ये देखें, अभी ये फिर हमारे यहाँ पॉलिटिकल भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारी अपनी सियासी जमातें जो हैं वो अपने पॉइंट स्कोर करने के लिए वो अफगानिस्तान जैसे इतने सीरियस चैलेंज जो पाकिस्तान के सामने है वो उसमें अपनी ही हुकूमत की टांगे जो है वो कुतरना चाहती हैं। अभी इन्होंने ये 2 दिन पहले जो पीडीएम की मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सिफारती तौर पर आइसोलेट होगा। अब आप अंदाजा करें कि दोहा के अंदर पाकिस्तान बैठा हुआ, भारत नहीं बैठा हुआ, ईरान नहीं बैठा हुआ, पाकिस्तान बैठा हुआ है रूस, चीन और अमेरिका के साथ। तो पाकिस्तान आइसोलेट हो गया क्या सिफारती तौर पे? सही। यानी आप अंदाजा करें कि हमें किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं है जब हमारे अंदर अपने माशाल्लाह ऐसे दुश्मन पल रहे हैं कि जो अपने सियासी मुफादात, चंद टकों के मुफादात के लिए इस इशू को भी बीच में घसीट के साथ इस नैरेटिव को कौन बाय करेगा बाहर, इस नैरेटिव को कौन एक्सप्लॉइट नहीं करेगा बाहर, और वो हो रहा है। अभी ये जो 3 दिन पहले जो सारा जो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड्स चले, सैंक्शन पाकिस्तान और बाकी ट्रेंड्स, उनके ऊपर ब्रीफ किया गया फवाद चौधरी साहब की तरफ से भी और डॉक्टर मुईद यूसुफ की तरफ से भी कि उन ट्रेंड्स के अंदर कौन पार्टिसिपेट कर रहा था, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर। तो ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इस वक्त सबसे इफेक्टिव टूल इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि कोई ये तो जरूरत नहीं कर सकता कि पाकिस्तान की सरहद में दाखिल होकर पाकिस्तान को सैबोटेज करे या खराब। उसका एक ही तरीका है, आप जब यानी विदाउट यूजिंग अ ट्रिगर और विदाउट यूजिंग अ वेपन आप पाकिस्तान को दुनिया के अंदर बदनाम करने की कोशिश करें, जो इन्होंने अभी यूनाइटेड यही तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यही तो 5th जनरेशन वॉर है। ये आज की जो है वो माहौल में किस तरीके से आप किसी भी मुल्क को बदनाम कर सकते हैं, उसके खिलाफ काम कर सकते हैं, ये उसी तरीके से हो रहा है। यही मेरा सवाल था। अमीर, आपका पॉइंट आया। हम एक दफ़ा फिर अली सरवर नकवी साहब की जानिब जाएंगे, उनसे बात करेंगे। अली सरवर नकवी साहब, ये जो तमाम क़ुव्वतें हैं जो जिनका बयानिया ही पाकिस्तान मुखालिफ है, चाहे वो मुल्क के अंदर लोग हों जो सियासी बयानात देते हों या वो फिर तमाम दुश्मन क़ुव्वतें जो हमारे ख़िलाफ़ काम करती हैं और हमेशा से काम करती आई हैं, पाकिस्तान आज के इस दौर में किस तरीके से अपने खारजा पॉलिसी को तरतीब दे कि वो इसी सूरत हाल को आज की ही सूरत हाल के हवाले से टेकअप करे, इस पर ज़रा सा रोशनी डालिएगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल दुरुस्त है कि बहुत से ममालिक, बहुत से एक्सटर्नल फोर्सेस पाकिस्तान को इस वक्त परेशान करना चाह रहे हैं, बौखलाना चाह रहे हैं। दे वांट टू पुट पाकिस्तान इन ए स्टेट ऑफ पैनिक। तो हमें इसमें पैनिक नहीं करना चाहिए, हमें मुस्तकिल मिजाजी से काम लेने की ज़रूरत है। और वो ये कि अव्वल तो हम अपना मौक़िफ़ कायम रखें, जो इसका मैंने पहले जिसकी वजाहत की थी। दूसरे, मैं समझता हूँ कि हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इलाक़ाई ताकतें जो हैं, जिसका मतलब है चीन और रूस, उनको हम इन्वॉल्व करें, क्योंकि अभी जो दोहा टॉक्स थी उसमें भी ये ट्राइका प्लस जो ग्रुप बना उसमें पाकिस्तान है और ये बड़े ममालिक हैं। अमेरिका का तो खैर अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी उसकी होती है, वहाँ पे इंडियंस का असर बहुत है और उनकी जो पाकिस्तान के बारे में सोच है वो काफ़ी मनफी सोच है इस वक्त। तो वो तो अपनी जगह, लेकिन देखिए ना, रूस और चीन ने पाकिस्तान को अहमियत हमेशा दी। जब SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जब पाकिस्तान बकौल बाज़ लोगों के काफ़ी आइसोलेटेड था 2011, 12, 13, 14 तक, तो उस वक्त भी रूस और चीन ने पाकिस्तान को अहम समझा और SCO का मेंबर बनाया भारत के साथ। तो मैं समझता हूँ जो इलाकाई ताकतें हैं उनसे हमें बहुत क्लोज कंसल्टेशन की ज़रूरत है। क्या मतलब कि हमें स्पेशल इनवॉइस भेजने चाहिए
बीजिंग और मॉस्को, और उनसे बहुत करीब से ये एक मुशावरा कंसल्टेशन प्रोसेस कायम करना चाहिए। तो एक तो ये, दूसरे हमें अपने मौक़िफ़ पे अड़े रहना चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए कि ये जो हो रहा है ये अमेरिका के एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट का फेलियर है। यानी 2002 की बॉन कॉन्फ्रेंस के तहत एक उन्होंने स्टेट स्ट्रक्चर बनाया, आइन दिया, इलेक्शन कराए, वो सब 20 साल के बाद कोलैप्स कर रहे हैं। तो ये अमेरिका का इतना बड़ा फेलियर है। और जो दो अहम पार्टीज थी उनको उन्होंने बॉन कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया, पाकिस्तान और अफगान तालिबान, और इस वक्त दोनों यही दो अहम पार्टीज हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान, और तीसरे पाकिस्तान अपनी पोजीशन को बताए, तीसरे ये कि अफगान फरीकों से पाकिस्तान राब्ता करे, यानी सिर्फ एक तरफ तालिबान की तरफ नहीं बल्कि बाकी इवन अशरफ गनी गवर्नमेंट से भी हमें राब्ता अपना रखना चाहिए। और उनसे भी हम अपनी फैसिलिटेशन जो कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए। अच्छा अली सबर नकवी साहब, एक चीज और, 3-pronged अप्रोच हमें होना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा अली सबर नकवी साहब, एक और चीज़ है, ये जो अमेरिका से जो पाकिस्तान का ताल्लुक है, ये डू मोर से नो मोर तक का जो सफ़र है, इसमें आज अगर ये कहा जाता है कि वज़ीर आज़म का हालिया बयान है कि मैं किसी भी अमेरिकन सदर के फ़ोन का इंतज़ार नहीं कर रहा, हमारे ताल्लुकात आज मुख्तलिफ नौइयत के हैं अमेरिका से, तो वाकई वो जो हमने एक नो मोर तक का सफ़र तय किया है, तो आज हम अपने नैरेटिव पर जिस तरह खड़े हैं, आगे से जो रवैया आ रहा है अमेरिका का, जो दबाव है, एक प्रेशर है अफगानिस्तान की सिचुएशन को लेके, उसको हम किस तरीके से लें? बस वो हमने देखने जरूरत पड़ती है, वो हमसे खुद ही राब्ता करते हैं। अब वो जिनीवा में NSA की मीटिंग हुई थी, फिर अब दोबारा NSA और DGISI ये लोग गए थे वाशिंगटन, तो राब्ता वो रखते हैं। और डू मोर नो मोर की बात अब भूल जाएं, वो पुरानी बातें हैं। हम जो कर सकते हैं हम अपने कौमी मफाद के नुक्ते नज़र से करते हैं। तो ये अमेरिका कुछ भी कह रहा हो, पहले जो है ना पाकिस्तान में, आपको याद होगा, आपको शायद ना याद हो, मुझे याद है क्योंकि ये बहुत साल पहले की बात है कि जब अमेरिका जो है एड हमारी बंद करता था तो यहाँ पैनिक हो जाता था कि भाई अब आगे क्या होगा। अब वो हमें परेशानी उस तरह की नहीं होती है क्योंकि हम ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट हो चुके हैं और हमें उसी तरह रहना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही पॉइंट टेकन। एक दफ़ा फिर हम जाहिद हफीज़ चौधरी साहब से बात करेंगे। जाहिद साहब, क़याम पाकिस्तान के बाद से लेकर जो कायद आज़म ने खारजा पॉलिसी का विजन पेश किया, उसमें सबके साथ जो बुनियादी नुक्ता था वो था अमन का नुक्ता, लेकिन क्या आप समझते हैं कि मौजूदा हालात में भी यही खारजा पॉलिसी कारगर साबित हो सकती है? जी बिल्कुल, यही खारजा पॉलिसी कारगर रहेगी और यही खारजा पॉलिसी इस वक्त हम परसू कर रहे हैं। लेकिन जब आप अमन की बात करते हैं तो अफगानिस्तान के अंदर हमारी जो खारजा पॉलिसी है उसका महवर मरकज़ तो अमन है। हम तो ये कहते हैं कि अफगानिस्तान में, जिसका मैंने अभी आपसे बात की, अफगानिस्तान में अमन का क़याम ज़रूरी है क्योंकि हमारे वो इंटरेस्ट में, और अफगानिस्तान के अवाम ने बहुत सफ़र किया है 4 डेकेड, 4 दिहाइयों से जो वहाँ पे सिक्योरिटी की सूरत हाल है। लेकिन अफगानिस्तान के बाद अगर किसी मुल्क ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है तो वो पाकिस्तान है। हम आज भी अफगानिस्तान पीस प्रोसेस को जिस मुल्क ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है वो पाकिस्तान है। अफगान पीस प्रोसेस के अंदर अभी तक 3 इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई। उनमें सबसे पहला जो तालिबान और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान पीस एग्रीमेंट हुआ इन फरवरी लास्ट ईयर, उसके बाद इंट्रा अफगान निगोशिएशन जो स्टार्ट हुई सितंबर लास्ट ईयर, और फिर नवंबर में जो एग्रीमेंट हुआ बिटवीन दी अफगान साइड्स ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर, इन तीनों को पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया और हमारा कुलीदी किरदार रहा इन सब के अंदर। तो हमारा तो अफगानिस्तान के अंदर आज भी तमाम काविशें अमन के क़याम के लिए। इसी तरह अगर हम अपने दूसरे हमसाये जो भारत की तरफ देखें तो उनके साथ भी हम पीसफुल रिलेशन चाहते हैं, और उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की स्टेटमेंट आपके सामने, जब वो हुकूमत में है, उन्होंने कहा कि अगर भारत अमन की तरफ 1 कदम उठाता है तो पाकिस्तान 2 कदम उठाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने क्या देखा कि भारत ने वो कदम अमन की बजाय इंडिया अपोजिट डायरेक्शन उठाया, बदअमनी की तरफ उठाया। उन्होंने जो 5 अगस्त 2019 को गैर कानूनी और एक तरफा इक़दाम उठाए
इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, तो उससे उन्होंने एनवायरनमेंट को विशिएट किया। लेकिन हम आज भी ये कहते हैं कि हम भारत के साथ मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन तरीके से मसला जम्मू एंड कश्मीर को हल करना चाहते हैं। लेकिन हमारी जो एंगेजमेंट होगी भारत के साथ, उसके लिए जरूरी है कि एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए। उससे हमारी मुराद क्या है कि जो उन्होंने गैर कानूनी और एकतरफा इक़दाम लिए 5 अगस्त 2019 को, उन्हें वो वापस लें। कश्मीरी लीडरशिप जो इनकार्सरेटेड है उसे रिहा करें। जो वहाँ पे डेली बेसिस पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रही है इन फेक एनकाउंटर, उनका बंद होना जरूरी है। मिलिट्री सीट जो है वो वहाँ पे 9 लाख भारतीय फौज जो 8 मिलियन कश्मीरी के ऊपर उन्होंने बिठाई हुई है, उसे ख़त्म करना ज़रूरी है। और कश्मीरियों के जो तमाम बुनियादी हुकूक आज सलब किए हुए हैं, उनकी बहाली ज़रूरी है। लेकिन हम साथ ये भी कहते हैं कि भारत से मुज़ाकरात हम तब करते हैं जब वो बामानी और नतीजा खेज हों, और वो उसी वक्त नतीजा खेज होंगे जब उसका महवर मरकज जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन होगा। और वो रेजोल्यूशन होगा जस्ट रेजोल्यूशन एज पर इंटरनेशनल लेजिटिमेसी, एज पर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन एंड द विशेस ऑफ कश्मीरी। बहुत शुक्रिया जाहिद हफीज चौधरी साहब और अली सरवर नकवी साहब, आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। रसूल बख्श रईस साहब, ज़रा इस चीज़ पर भी बात कर लें कि अभी जो जाहिद हफीज चौधरी साहब ने बात की कि पाकिस्तान ने हमेशा जो है वो बात की है भारत के साथ मुज़ाकरात की, अमन की, कि पाकिस्तान हम के लिए काम कर रहा है, आप भी हम के लिए काम करें, अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे तो हम 2 कदम बढ़ाएंगे। आज भी पाकिस्तान का यही मौक़िफ़ है। क्या हमारा मौक़िफ़ जो है वो इस तरीके का होना चाहिए भारत के साथ? क्या हम बार बार मुज़ाकरात की बात करें उस भारत से जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है और पूरी दुनिया में दहशतगर्द बहुत बड़ा दहशतगर्द है, क्या उससे मुज़ाकरात की बात करनी चाहिए? पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ तब्दील करने की ज़रूरत है। 2 बातें सामने रखनी चाहिए कि अगर हिंदुस्तान अमन चाहता है तो हम भी अमन के लिए तैयार हैं, और अगर हिंदुस्तान कशीदगी चाहता है तो हमने उस कशीदगी के साथ रहना सीख लिया है कि हमारे तिजारती ताल्लुकात इस वक्त ना होने के बराबर हैं, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुके हैं। और वैसे भी हमें देखें तारीख़ी तौर पर कि सालों में अवाइल में हिंदुस्तान ने तिजारत की पाबंदियाँ पाकिस्तान पर लगाई थी कि ताकि एक जो नई रियासत बनी है उसकी मैशत को तबाह कर दिया जाए। तो देखिए दुनिया में हमने तमाम दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात बनाए हैं, हिंदुस्तान के साथ अमन के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमने एक ताकत का तवाज़ुन पैदा करने के लिए ताकि हिंदुस्तान दोबारा जारहियत का इर्तिकाब ना कर सके। जिस तरह से कि पाकिस्तान में सुकूत ढाका हुआ, उसके बाद देखा कि हमने अपनी एक एटमी सलाहियत भी पैदा कर ली, और जो स्ट्रेटजिक डिसीजंस हैं हमने ऐसे किए कि अब गोला बारूद लेने के लिए हमें अमेरिका की तरफ या किसी और मुल्क की तरफ नहीं देखना होता। हमने ख़ुद ये तमाम मसले खुद बनाना शुरू कर दिए हैं हर नौइयत को, बल्कि ये है कि हम दीगर ममालिक को हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, बरामद भी करते हैं। तो दो चीज़ें, एक सफारतकारी और दूसरा दिफा, ये दोनों चीज़ें जो किसी खारजा पॉलिसी का हिस्सा होती हैं, उसके साथ आपकी मुआशी तरक्की, ये 3-4 चीज़ें मिलके आपको बाअसर भी बनाती हैं। और अगर आपके हरीफ हैं जिनके साथ ताकत का तवाज़ुन हमेशा एक मसला रहता है, उससे निपटने के लिए और अमन बरकरार रखने के लिए एक ऐसी फ़ज़ा कायम की जाती है कि आपका हरीफ कई बार ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि अगर उसने जारहियत की तो उसको मुँह की खानी पड़ेगी। तो हिंदुस्तान के साथ ये दोनों चीज़ें इकट्ठी चलती रही हैं, और अभी तक तो ऐसा ही लगता है कि जिस किस्म की हुकूमत वहाँ कायम हुई है, नज़रियाती तौर पर वो पाकिस्तान के वजूद के ख़िलाफ़ है, नज़रियाती तौर पर वो मुतअस्सिब है, और नज़रियाती तौर पर वो हिंदुस्तान को एक गैर जमहूरी रियासत बनाना चाहती है, जिसके ख़िलाफ़ हिंदुस्तान में भी आवाज़ें उठ रही हैं। तो इस तमाम माहौल में हम दोनों चीज़ों के लिए तैयार हैं कि अगर वो दबाव रखना चाहते हैं तो हम भी दबाव बढ़ाएंगे, अगर अमन कायम रखना चाहते हैं तो अमन के लिए हम 1 नहीं 2 कदम आगे बढ़ेंगे।
बिल्कुल सही पॉइंट। लेकिन अच्छा, जाहिद हफीज़ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा, और उनसे हमारी गुफ्तगू भी है जारी। जाहिद हफीज़ चौधरी साहब, अभी हम अमेरिका के और पाकिस्तान के ताल्लुक़ पर ही बात कर रहे थे। इससे पहले तो जो ताल्लुक़ रहा पाकिस्तान और अमेरिका का कभी एक जैसा नहीं रहा। सर्द गर्म माहौल तो चलता रहता है, लेकिन अमेरिका कभी पाकिस्तान का हलीफ नहीं रहा। फिर भी अगर हम देखें तो सरकारी सतह पर हमारी अमेरिका से मुतालिक पॉलिसी और अवामी सतह पर जो राय आमा है उसमें एक हमेशा फ़र्क क्यों रहा है? इसकी क्या वजह है? और दूसरा, हम अमेरिका के साथ दोस्ती की इस तरह की मिसालें क्यों नहीं देते हैं जिस तरह हम चीन से मुतालिक देते हैं? एक ये राय आमा भी है। और सरकारी और अवामी सतह पर जो अमेरिका से मुतालिक पॉलिसी है, इसमें क्यों तजाद है हमारी? जी देखिए, अमेरिका के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं उस पर हमारी बिल्कुल क्लैरिटी है। वी कंसिडर यूनाइटेड स्टेट्स अ फ्रेंड। हम ये समझते हैं कि हमारा एक दोस्त है, अमेरिका दोस्त मुल्क है। हम उनके साथ ब्रॉड बेस्ड रिलेशन चाहते हैं ताकि हमारे और उनके जो शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो पीस के लिए और प्रॉस्पेरिटी के लिए खत्ते में और खत्ते से आगे, उसे हम मुकम्मल कर सकें। देखिए, हमने बारहा ये बात कही है कि पाकिस्तान के जो किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात हैं वो किसी दूसरे मुल्क के प्रिज्म से नहीं देखे जाने चाहिए। इसी तरह हम ये भी चाहते हैं कि हमारे जो रिलेशंस हैं उन्हें नैरोली व्यू ना किया जाए। पाकिस्तान तो इस वक्त हम ये चाहते हैं कि जी हमारे तमाम ममालिक के साथ, चाहे वो हमारे हमसाया ममालिक हों, मेजर पावर्स हों, हम उनके साथ लॉन्ग टर्म ब्रॉड बेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव और म्यूचुअली बेनिफिशियल पार्टनरशिप चाहते हैं rather than transactional relations। लेकिन मैं आपसे ये भी कहता चलूं कि पाकिस्तान तमाम वो फैसले लेगा और तमाम वो पॉलिसीज परस्यू करेगा जो कि हमारे अपने कौमी मुफाद में होंगी और जो कंट्रीब्यूट करेंगी टू पीस एंड प्रॉस्पेरिटी हमारे खित्ते में और खित्ते से आगे। तो पाकिस्तान के जितने भी फैसले होंगे वो हमारे कौमी मुफाद में लिए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा हमारे साथ मौजूद थे। और ज़ाहिर है हम बात कर रहे हैं जो अभी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है, और फिर नज़र भी डाल रहे हैं जो मुल्क की 74 साला खारजा पॉलिसी है उसका ज़ाहिर असर पड़ता है। आज की सूरत हाल ज़ाहिर पहले की सूरत हाल से अक्सर मुख्तलिफ है। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वो डिजिटलाइजेशन का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, जिस पे बहुत सारी डिसइंफॉर्मेशन है। और कई दफ़ा हुकूमत जो है वो इस बात को बता चुकी है, इस हवाले से हक़ाइक़ दे चुकी है, सबूत दिए जा चुके हैं कि जो मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें हैं वो काम किस तरीके से कर रही हैं और किस तरीके से सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। और इसी को 5th जनरेशन वॉर कहते हैं, जिस पर अभी अमीर अब्बास बात भी कर रहे थे। अमीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अमीर, अभी आपने तमाम मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। ज़ाहिर पाकिस्तान का हर मुल्क के हवाले से अपना एक नज़रिया है, एक ताल्लुक़ है, लेकिन आज जिस सतह पर मामलात खड़े हुए हैं और ये बातें जो की जा रही हैं, ज़ाहिर खुद आपने भी कहा कि मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें हैं जो आइसोलेट करने की बातें कर रही हैं कि पाकिस्तान आइसोलेशन का शिकार हो गया है। लेकिन जो बेदर पे वाक़यात हुए हैं उनको भी कड़ी से कड़ी मिलाई जाती है। ज़ाहिर दुश्मन तो ताक में रहता है कि ज़रा सी आपकी कमज़ोरी हाथ लगे और वो उस पर बात करे। पाकिस्तान जो सूरत हाल है उसको ठीक करने के लिए जो इक़दाम करने चाहिए, क्या आपको लगता है हमारी हुकूमत कर रही है, उस पर काम हो रहा है? आप अमेरिका के हवाले से बात कर रही हैं? जी देखिए, एक तो जो पहले आपने सवाल किया जाहिद साहब से कि फर्क क्यों नजर आता है अवामी सतह पे और हुकूमती सतह पे, या अवामी सतह पे नफरत क्यों है अमेरिका से, या वो हमारी चीन की तरह से दोस्ती क्यों नहीं अमेरिका के साथ बन सकी। देखिए, पाकिस्तान में तो मेरा नहीं ख्याल कि शायद कभी कुछ ऐसा गलत किया हो अमेरिका के साथ। हाँ, अमेरिका ने भी कोई बरह रास्त पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा शायद ना किया हो। इनडायरेक्टली अमेरिकन पॉलिसीज पाकिस्तान के मुवाफिक नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ। अमेरिका ने पाकिस्तान पर सैंक्शंस भी लगाई पर्सनल अमेंडमेंट के जरिए से। पाकिस्तान को शिकवा ये है अमेरिका से कि अमेरिका जैसे अफगानिस्तान के अभी रिसेंट सिनेरियो में अमेरिका ने जो विड्रॉल का ऐलान किया बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। पाकिस्तान इमीडिएट नेबर है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ उसकी सारी रिपरकशंस पाकिस्तान ने भुगती 20 सालों के अंदर। 30 लाख से ज्यादा मुहाजिरीन हमने यहाँ बिठा कर रखे हुए हैं। वो तो 20 साल से पहले से हैं, वो तो उस जमाने से ना, उन मुहाजिरीन को तो हमारे यहाँ बैठे हुए 40 साल हो चुके हैं।
इसी तरह से पाकिस्तान के ऊपर दबाव इन्होंने डाला। पाकिस्तान को जो इन्होंने इमदाद दी इन 20 सालों के अंदर कोलिशन सपोर्ट फंड के मद में या बाकी फौजी इमदाद, वो भी बहुत कम थी। यानी आप देखिए 90 अरब डॉलर्स इन्होंने अमरीकियों ने अफगान फौज को तैयार करने पर, 90 बिलियन डॉलर्स। पाकिस्तान को कितनी इमदाद मिली होगी इन 20 सालों में? लेस देन 16 या 17 अरब डॉलर्स अगर होते जाए साहब तो उसको वेरीफाई भी कर लेते, क्योंकि कुछ 7.5 अरब डॉलर्स आने थे हमें कैरी लूगर बिल के मद में, 5 सालों में मिलने थे 1.5 अरब डॉलर, इसी तरह से कुछ और, तो मिला के कुछ 16-17 अरब डॉलर्स की इमदाद हमें मिली होगी। 90 अरब डॉलर इन्होंने सिर्फ अफगान फौज पर लगाए, उस अफगान फौज पर कि जिसका तालिबान के साथ जो प्रोपोर्शन है वो 1:1 रेशो, यानी अगर 3 लाख अफगान फौज है तो 1 लाख तालिबान है। इतना डिफरेंस है, इसके बावजूद वो मार नहीं सकती पा रही है तालिबान को, भाग गई है। 11 प्रोविंस सरेंडर हो चुके हैं विद कैपिटल अफगान गवर्नमेंट के। यानी जिस फौज के ऊपर आपने 90 अरब डॉलर लगाए वो फौज आज खड़ी नहीं हो सकती आपके लिए। बिल्कुल। जो रजीम आपने इंस्टॉल किया वो रजीम खड़ा नहीं हो पा रहा आपके लिए। और पाकिस्तान जिसने सब कुछ भुगता, पाकिस्तान जो तालिबान को भी ये मुज़ाकरात की मेज पर लेकर आया, पाकिस्तान जिसने आपके लिए वहां पे आज राजस्थान को आपने 15-16 अरब डॉलर दिए 20 सालों में और हमारा 120-25 अरब डॉलर का नुकसान करवाया आप लोगों ने। ये एडवेंचर तो आपने किया ना, ये हमारा एडवेंचर तो नहीं था। अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ ये आपका एडवेंचर था। और ये वो दरअसल शिकवे हैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, अंडर करंट्स। ये तो मैंने सिर्फ आपको ये रिसेंट पास्ट की बात करूं, इससे पीछे अगर आप चले जाएं तो कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का एक स्टांस है कि अगर अमेरिका चाहे, वो इतनी बड़ी ताकत है, अगर वो चाहे तो वो भारत की कनपट्टी पे 2 लगा के और उसको प्राइम मिनिस्टर ने जब इमरान खान साहब ने जब अमेरिका का दौरा किया डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में, उन्होंने ये बात ट्रंप को कही, समझाई ये बात कि भाई तुम एक वाहिद आलमी ताकत हो जिसकी बात अमेरिका सुन सकता है। चीन की बात तो वो नहीं सुनूंगा, रूस की बात तो वो नहीं सुनूंगा, एक पुरानी पार्टनरशिप चल रही है। तो सिर्फ अमेरिका था जो बिठा सकता था कश्मीर के मसले को हल करने के लिए, लेकिन अमेरिका ने कोई किरदार अदा नहीं किया। तो ये वो दरअसल कुछ हिपोक्रेसी नहीं है अमेरिका की, कुछ सर्वमेहरी रही है पाकिस्तान के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान को शिकवा है। और वो शिकवा बिल्कुल वजह है, मेरा ख्याल वो एक वजह है कि जो आपको अवामी सतह पर नजर आती है। नहीं तो इस पर काम नहीं करना चाहिए? अगर एक हिपोक्रेसी है और आप बात भी कर रहे हैं, नैरेटिव को अपने बता भी रहे हैं, लेकिन एक मुल्क ऐसा है जो सिर्फ अपनी जो है वो चलाता है और आपकी बात नहीं सुनता है। रसूल बख्श रईस साहब की जानिब ये सवाल लेके जाऊंगी, तो रसूल बख्श रईस साहब, आपको अपनी पॉलिसी को तब्दील करने के साथ साथ अपने नैरेटिव को एक मजबूत तरीके से पूरी दुनिया के सामने रखने की ज़रूरत नहीं है? यहाँ पर हम कहीं ना कहीं कोई कमज़ोरी नहीं दिखाते कि हम कहीं सुस्त हो जाते हैं? एक दफ़ा हम एक चीज़ को उस तरीके से उजागर करते तो हैं अपने नैरेटिव को, लेकिन उसके बाद हम उस पर काम नहीं करते। ऐसी बात नहीं है। देखिए, हमने दुनिया के सामने अपना मौक़िफ़, कश्मीर का मामला हो, अफ़गानिस्तान का मामला हो, और हमारे न्यूक्लियर इशू का मामला हो, चीन के साथ हमारे बढ़ते ताल्लुकात के मसाइल हो, हमारा मशरिक़ वस्ता में एक मस्बत किरदार हो, कई चाहते हैं हमारी खारजा पॉलिसी की, उनको देखा जाए तो हमने पिछले 75 साल में पाकिस्तान के मफादात की बेहतर तरीके से, अगर आप जो माहौल है बैनुल-अक़वामी और इलाकाई माहौल, उसके तनाज़ुर में आप खारजा पॉलिसी बनाते हैं, उन ख़तरात को, उन चैलेंजेस को, उन तमाम दुश्वारियों को सामने रखें, तो हमने बहुत मौसर तरीके से हम जिंदा भी रहे हैं। एक एटमी ताकत इस्लामी ममालिक में पहली मरतबा बने हैं, बल्कि सारे तरक्की पज़ीर ममालिक में इक़्तिसादी तरक्की भी की है। हमने सब कुछ किया है कि ये कहना कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं कर सकते। हमारे अमेरिका के साथ बेहतरीन ताल्लुकात रहे हैं कि वो ज़माना भी आप देखें कि जब रूस अफ़गानिस्तान में जंग कर रहा था तो उस वक्त कौन आइसोलेटेड था? हिंदुस्तान आइसोलेटेड था। वो अक़वाम मुत्तहिदा में जब कोई वोट डाला जाता था, लीडरशिप किसके पास थी? वो पाकिस्तान के पास थी। कि सारी दुनिया एक तरफ थी, रूस के चंद इत्तेहादी ममालिक और हिंदुस्तान उनके साथ था, इसके अलावा सारी दुनिया हमारे साथ थी। तो उससे आप क्या
नतीजा ये निकाल सकते हैं कि अगर बैनुल-अक़वामी माहौल ऐसा है कि आपके कौमी मफादात जिसमें हासिल करना आसान है, तो फिर आपके लिए वो दुश्वारियाँ नहीं होती, वो बातें नहीं होती जो इस वक्त हम कर रहे हैं। इस वक्त भी हालात पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी के लिए चैलेंजेस तो हमेशा रहते हैं, हर मुल्क के लिए रहते हैं, लेकिन ये कह देना कि आपने जिस तरह शुरू में कहा, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता कि तालिबान हमारी बात नहीं मानते। तालिबान बताएं दुनिया में किसकी बात मानते हैं? हमारे अलावा कोई और मुल्क है तो कोई मुल्क, किसी मुल्क का आप नाम बताएं कि किसकी बात मानते हैं? कि हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ अच्छे नहीं हैं, बेशुमार ममालिक हैं जिनके अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, चीन के भी नहीं है, रूस के भी नहीं है, ईरान के भी नहीं है। क्या वो मर गए हैं? हमारे ताल्लुकात तो बेहतरीन है अमेरिका के साथ, कि हज़ारों की तादाद में हमारे बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। और आपको मालूम है कि आपकी जो ये डिजिटल इकानमी है और आपके जो IT एक्सपोर्ट्स हैं, पिछले 11, 12, 13 साल में अब 217 मिलियन डॉलर से 2 अरब कोई 20-30 बिलियन डॉलर हुई है, तो उसमें 60-70% कहाँ जा रही है? वो अमेरिका में जा रही है। और आप रिमिटेंसेस देखें मगरब के ममालिक से जो पाकिस्तान की तरफ है, और फिर स्कॉलरशिप देखें। अब लोगों को ये भी तो बताएं कि हर साल 200-300 बच्चों को पाकिस्तान से फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिलते हैं। PhD के लिए यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर हैं उनको स्कॉलरशिप मिलते हैं। ये हम हमेशा जो अवामी सतह पर जो बात होती है खारजा पॉलिसी में पे उसके तनाजुर में हम बातें करते हैं। अमेरिका के साथ ताल्लुकात हमारे बेहतरीन हैं, लेकिन यह है कि अफ़गानिस्तान के हवाले से मुश्किलात ज़रूर रही हैं। ये उनके लिए भी मुश्किलात थी और हमारे लिए भी मुश्किलात थी, इसलिए कि वो जो जंग लड़ रहे थे वहाँ पे, शुरू में हमने बता दिया था कि ये जंग आप जीत नहीं सकते, तालिबान से बात करें। आज अमेरिका के अंदर ये बात हो रही है कि हमें तो तालिबान के साथ 8 साल 10 साल पहले बात करनी चाहिए थी, जिस वक्त के हमारा ताकत का जो तवाज़ुन था वो अमेरिका के हक़ में था अफ़गानिस्तान में। अब ये हारी हुई बाजी में, और जब तालिबान इस तरीके से चढ़ दौड़े हैं हुकूमत पर और सूबे पे कब्जा कर रहे हैं, तो इस कमज़ोर सूरत हाल में हम उनसे क्या बात कर सकते हैं? मेरा ख्याल ये है कि देखना ये चाहिए कि ताल्लुकात उस वक्त सही होते हैं, दुरुस्त होते हैं, ठीक है सर, जिस वक्त मफादात का टकराव ना हो। खारजा पॉलिसी में हम मफादात के टकराव को कम करते हैं और उस स्पेस को बढ़ाते हैं जहाँ महंगी हो और मुश्तरका मफादात। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। हुमा बखाई साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं, माहिर है बैनुल-अक़वामी उमूर की। हुमा बखाई साहिबा, जो हालात हैं और ज़ाहिर नए हालात हैं, इसमें जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है वो आपके ख्याल में किस नौयत की होनी चाहिए? और हमें अपनी सिमत जो कि एक रद्दअमल से मुतालिक, अगर हम कहें कि हमसे एक रद्दअमल की पॉलिसी तरतीब दिए हुए हैं, तो उसको हम किस तरह तब्दील करें और किस सिमत में हम जाएँ? देखिए, फॉरेन पॉलिसी, और मेरा नाम हुमा बकाई है, मैंने हुमा बकाई साहिबा ही कहा है। जी, फॉरेन पॉलिसी कभी भी रिएक्टिव नहीं होती, ये बहुत एक रिस्पांस होती है, और हमें भी रिस्पांस मैकेनिज्म सामने लाने की जरूरत है। और हम आपस में जितनी भी बात कर लें, असल बात यह है कि जो इंटरनेशनल ऑडियंस है, जो वेस्टर्न मीडिया है, वहाँ पर हमारा नैरेटिव, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू फैक्टर इन होना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें टेंजिबल एविडेंस प्रोजेक्ट करनी चाहिए उस तमाम फेक न्यूज़ के हवाले से और के हवाले से, मिस इन्फॉर्मेशन के हवाले से जो जनरेट हो रही है। अब इस वक्त हमारे पास टेंजिबल प्रूफ है, कम अज़ कम 3 कैपिटल्स हैं दुनिया के जहाँ पे इंडिया बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स नैरेटिव जो है उसको पुश कर रहा है सोशल मीडिया पे और दूसरी जगह। तो हमारे पास एक काउंटर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। उससे भी ज़्यादा अहम बात यह कि हमें तवातुर के साथ ये बात पुश करनी चाहिए कि हम अमन के ज़ामिन नहीं है अफगानिस्तान में, हम उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं और हम अकेले इसको फैसिलिटेट भी नहीं कर सकते। ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी एक मुल्क की, बिलखुसूस सिर्फ पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है। अमेरिका ट्रैप में फंसा अफगानिस्तान में, जहाँ जो अमेरिकन जो अफगानिस्तान करप्ट एलीट है उसने समझिए अमेरिका के हदफ वहाँ का हसूल जो था वो इम्पॉसिबल बना दिया। अब जबकि अमेरिका वहाँ निकल रहा है तो उसको उस बात का इदराक करना चाहिए कि कौन से कैपिटल्स हैं जिनका पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, और वो कैपिटल है पाकिस्तान, वो कैपिटल है बीजिंग, वो कैपिटल है मॉस्को। तो इनको ऑन बोर्ड लाना चाहिए। पहली बात जो कि
एक्सटेंडेड क्वाड में आपको नजर भी आता है। और उसके साथ साथ अगर स्पॉइलर अशरफ गनी की हुकूमत है तो फिर शायद उसको भी फ्लैग करने की जरूरत है, क्योंकि अशरफ गनी की हुकूमत का जो फेलियर है इस वक्त और जो उसकी हुकूमत की करप्शन है वो इस वक्त फट पड़ी है सामने। हम आपको नजर आ रहा है कि क्या सूरत हाल है। फिर एक परसेप्शन है तालिबान के हवाले से कि वो सिर्फ पश्तून हैं। इस वक्त एक कोई बात तो नहीं है, लेकिन 30% पश्तून नहीं है तालिबान का जो समझिए कॉम्प्लेक्शन है, वो अब तब्दील हो चुका है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि रात और सुबह में, रात को 8 प्रोविंसेस होती हैं, सुबह 12 बजे तक 15 प्रोविंसेस हो जाती हैं जो फॉल कर रही हैं तालिबान को। इसका मतलब है कि कोई रेजिस्टेंस ऑन द ग्राउंड सोटू से है नहीं है। ये सिर्फ अफगान अफवाज का फेलियर नहीं है, ये फेलियर इस बात का है कि कोई लेजिटिमेट रेजिस्टेंस नहीं है तालिबान को। तो लिहाजा पीस प्रोसेस को सपोर्ट करना चाहिए, पाकिस्तान को ऑन द राइट साइड ऑफ इंटरनेशनल लॉ रहना चाहिए और वही शेयर रिस्पॉन्स करना चाहिए। और बार बार मैं एक आखिरी बात आपसे कहूंगी, ये बात फ्लैग करनी चाहिए क्योंकि बिलियन नंबर्स जा रहे हैं रेफ्यूजीज के। अगर सूरत हाल वहाँ खराब होती है, पाकिस्तान रेफ्यूजीज का बोझ नहीं सहार सकता। हर सूरत इंटरनेशनल कम्युनिटी और हर जगह हमें ये बात है कि हम ना माशी तौर पे, ना माशरती तौर पे, ना समझिए माहौलियाती तौर पर अफगान रेफ्यूजीज का बोझ उठा सकते हैं। वहाँ पे हमें जबरदस्त पुशबैक देना है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। हुमा बखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। अमीर अब्बास और रसूल बख्श रईस साहब, आप दोनों से बस आखिरी में बस एक कंक्लूडेड पॉइंट्स लेना चाहूँगी। एक अवामी सतह पर जो खारजा पॉलिसी तरतीब दी जाती है अमीर, और जिस तरह से बयानात का तसलसल होना चाहिए, क्या आपको लगता है कि हमारी हुकूमत वो तसलसल बरकरार रख पा रही है अवामी सतह पर जो बयानात हमारे वुज़रा आकर देते हैं? देखिए सुमैया, एक तो हुमा बखारी साहब भी एकेडमिशियन है और रसूल बख्श रईस साहब भी बहुत बड़ा नाम है, हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, नेशनल रिलेशंस को समझते हैं। मैं तो एक तालिब इल्म होने की हैसियत से आपको बता रहा हूँ कि जिस मुल्क की डोमेस्टिक पॉलिसी फारिग होना, उस मुल्क की खारजा पॉलिसी कभी भी अच्छी नहीं हुआ करती। जो खारजा पॉलिसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डोमेस्टिक पॉलिसी। आपके मुल्क की डोमेस्टिक पॉलिसी क्या है? आप गवर्नेंस के लिहाज से एक दुनिया की नाकाम शरीक है, आपका स्टेट्स क्राफ्ट ऑब्सोलीट है, आपके मुल्क के मुख्तलिफ महकमे और सरकारी निज़ाम जो है वो आज से 150 साल पुराना है। आप सुबह उठते हैं, सांस छोड़ते हैं, 2021 होता है जब आप लोगों से डील करना शुरू करते हैं, अवाम से लेकर और खवास तक, तो आपको लगता है आपको 150-200 साल पुरानी किसी कौम से डील कर रहे हैं। जब तक आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी ठीक नहीं होगी, इंप्रूव नहीं होगी, आपके मुल्क के अंदरूनी हालात बेहतर नहीं होंगे, आपके मुल्क के इदारे मजबूत नहीं होंगे, आपके यहाँ मैशत का पहिया नहीं चलेगा, आपकी एक्सपोर्ट है वो ज़राअत से हटके और चमड़े के या खेलों के सामान से हटके हाईटेक पे नहीं जाएगी। ये तो मसले हैं आपके, ये इन पर काम करने की जरूरत है। शॉर्ट पॉइंट आपका भी आया और अब शॉर्ट पॉइंट रसूल बख्श रईस साहब का भी मैं लेना चाहूंगी। जी रसूल बख्श रईस साहब, कैसे कंक्लूड करेंगे आप इन तमाम तर चीज़ों को? मेरा ख्याल ये है कि हमें जो मुआशी तरक्की के अहदाफ हैं वो बढ़ाने भी चाहिए, उसके लिए इस्तेदाद भी पैदा करनी चाहिए। और तारीखी तौर पर हमारी मुआशी तरक्की की शरह अफजूद इस इलाके में कहीं ज़्यादा रही है। अगर माजी में 40 साल पहले अगर हम मुआशी तरक्की हासिल कर सकते हैं जो 8-9% थी, ठीक है और वहाँ पे सनअतकारी भी हुई, तो आज भी हम कर सकते हैं। आज भी हम कर सकते हैं और करने की ज़रूरत भी है। बहुत शुक्रिया सर आपका, रसूल बख्श रईस साहब, अमीर अब्बास साहब, हुमा बखारी साहिबा और वो तमाम मेहमान जो हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में मौजूद थे। इंशाल्लाह कल 14 अगस्त की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।